आवाज आ रही है सबको? अब देख लें ध्यान से। तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, सबको ध्यान है वो? तो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, तो देख लें ध्यान से अब। जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने पढ़े थी नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। मतलब उसमें हमने बोला था हाफ सेल्स के लिए अगर ई नॉट की वैल्यू फाइंड या ई की वैल्यू फाइंड करनी हो तो अलग अलग क्वेश्चन में चेंज करके ला सकते हैं। और उसमें हमने लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बोली थी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पीएच गिवन या कैलकुलेट करवाए ना। उसमें कैलकुलेट भी करवा सकता है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक कब यूज करते हैं? व्हेन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 1 atm या 1 बार, तभी यूज करेंगे। अब सुन ले, इसमें जो क्वेश्चन हमने किए उनमें ध्यान से सुनना। जो हमने क्वेश्चन किए सेकंड थर्ड, वहां पर किसी ने नहीं पूछा, लेकिन ध्यान से देख ले उनमें क्वेश्चन में। मतलब हमने क्या लिखा था? जैसे सेकंड क्वेश्चन था तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रिएक्टेंट H प्लस आयन का स्क्वायर किया था ना। ये समझ लो, रीजन इसका क्लियर रखना माइंड में कि यहां पर क्वेश्चन में मतलब एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन का स्क्वायर, जबकि थर्ड में इसका उल्टा करा था, H प्लस आयन अपॉन एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां ध्यान सुनना, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि वो करेक्ट है कि यहां पर प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन है और दोनों की यूनिट से डिफरेंट है। ये एटीएम में है, ये मुलेटी में है। तो बता, तुम यूनिट अलग अलग है तो फिर मैं डिवाइड कैसे करूं? तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता था। अगर ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स में होता तो वहां भी तुम ऐसे करते थे वहां, लेकिन फिर तुम आरटी से डिवाइड करते थे पहले प्रेशर को, तब कंसंट्रेशन लाते थे, फिर यूज करते थे। लेकिन यहां डायरेक्ट कर लिया। उसका रीजन जो हमने नर्स्ट इक्वेशन लिखी थी, वहां पर नोट देखो जो लिखवाया था सेकंड, जो हमने लिखा था नर्स्ट इक्वेशन के साथ नोट, वो ध्यान से उसमें देखो सेकंड नोट क्या लिखा है। फॉर गैसेज, ये पढ़ लो ध्यान से, बीच में मैं जो पूछा हूं बोलो क्या लिखा है। फॉर गैसेज एक्टिव मास, मतलब कंसंट्रेशन होती है, प्रेशर होता है, ये लिखा है, या इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कंसंट्रेशन और प्रेशर। न्यूमेरिकली इक्वल टू कंसंट्रेशन और प्रेशर। तो ध्यान सुनना कि गैसेस के लिए, या जनरल एक चीज बोल रहा हूं, एक्टिव मास जो होता है, ये हायर क्लासेस की चीज है, वैसे ज्यादा काम की हमारे है नहीं, लेकिन मैं जो बोला नहीं सुना। एक्टिव मास जो होता है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसलिए तुम्हें ध्यान हो, तुम केमिकल इक्विलिब्रियम में जब भी केपी केसी लाते थे, तुम कभी भी उसकी यूनिट नहीं लिखते थे साथ में। थियोटिकली पढ़ते थे कि पावर डेल्टा एनजी वाली यूनिट, लेकिन वो थियोटिकली है। एग्जैक्टली उसकी यूनिट कोई होती नहीं है। एनसीईआरटी में तो लिखा भी होगा केपी केसीआर यूनिटलेस। क्यों लिखा होगा? उसका रीजन बिकॉज एक्टिव मास हम पुट करते हैं उनमें, ना कि कंसंट्रेशन या प्रेशर। और जब हम गैस का एक्टिव मास कैलकुलेट करते हैं तो उसकी ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेशर के इक्वल आती है या कंसंट्रेशन के इक्वल आती है। मतलब मैं यहां 5 atm पुट नहीं कर रहा हूं, ओनली 5 पुट करता हूं, क्योंकि उसका एक्टिव मास 5 के इक्वल है। कंसंट्रेशन पुट नहीं कर रहा हूं 0.01 1m, ओनली 0.01 पुट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव मास। इसलिए मैंने क्यूबी जब लिखा था तब भी बोला था एक्टिव मास इसका रेशियो। क्यों बोला था? इसके लिए, क्योंकि यहां एक्टिव मास पुट करते हैं, हर बार यही बोलते हैं एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये ध्यान रखना सिंपल सा कि ये एक्टिव मासेस हैं और वो यूनिटलेस होते हैं, इसलिए हम उनके यहां वैल्यू पुट करते हैं। अगर कोई दूसरा चैप्टर होता तो मैं कंसंट्रेशन में बदलता पहले प्रेशर को, या कंसंट्रेशन को प्रेशर में बदलता। तो बता, ये चीज क्लियर सबको? ये ध्यान रखोगे? ठीक है। अब यहां पर देख लेना ध्यान से, जो हमने क्वेश्चंस किए उनमें कोई डाउट है किसी को? तो बता, वो सब हमने किए हाफ सेल्स के क्वेश्चन। लेकिन अब कंप्लीट सेल हो तो हम कैसे करेंगे? तो इसका भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर आगे तुम करना जो इसके अच्छे क्वेश्चन होंगे। लिख लें बोर्ड पर से एक क्वेश्चन।
बता, इसमें रिप्रेजेंटेशन भी एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, इसमें चेंज जो कर सकते हैं प्रोसीजर जो है वो बस समझना ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत मिलते हैं। प्रोसीजर यही रहेगा। अच्छा बता, यहां पर ये कंप्लीट सेल है ना, इसलिए बता ओनली ई लिखा या ई सेल लिखा साथ में, क्योंकि ये ईएमएफ ऑफ सेल है। अब ई सेल मुझे लाना है, तो सुनना ध्यान से, यहां स्टेप्स जो कर रहे हैं उनको बोल रहा हूं, अगला तुम क्वेश्चन करना, वो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन होंगे, ये इजी वाला इसलिए मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान सुनना बस। क्वेश्चन में यहां पर जब भी ईएमएफ सेल लाना हो, सबसे पहले फाइंड करेंगे ई नॉट सेल, क्योंकि बता ई सेल की नस्ट इक्वेशन में ई नॉट सेल भी होता है ना, तो ई नॉट सेल लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड। और बता, हमने एक चीज बोली थी कि जब भी एस आर पी या कैथोड एनोड चेक करना हो तो हमेशा दो चीजों से करोगे ओनली, सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन क्वेश्चन में हो तो। अब बता, अभी क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन है ना, और हमने बोला था न्यू आईयूपीएसी रूल कि जिसका एनोड वही सबसे पहले लिखा होता है, ये अंडरस्टूड है कि जिसका सब एनोड होगा वही सबसे पहले लिखेगा, क्योंकि न्यू आईयूपीएसी रूल। आयन के लिए कोई रूल नहीं है, आयन कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है हमें। और गोल्ड सबसे लास्ट में लिखा है वो कैथोड, तो बता कैथोड एनोड पता चल गया, गोल्ड का कैथोड, सिल्वर जिंक का एनोड, लेकिन ई नॉट चेक करते हो कि एसआरपी है एसओपी, क्योंकि मैं कुछ भी दे सकता हूं दोनों का। तो बता, +2 से 0 में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है ना, मतलब ये ई नॉट एसआरपी का है, मतलब यहां भी +3 से 0 में जा रहा है, ये भी रिडक्शन का है, मतलब एसआरपी ही है दोनों। तो बता, दोनों एसआरपी वैल्यू पुट कर ले, तो बता 1.50 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 0.76, तो बता ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी आ गई, 2.26 वोल्ट। लेकिन ये आंसर है क्या, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है और हमें पूछा है ओनली ईएमएफ ऑफ सेल, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल आ गया। लेकिन सेकंड स्टेप, अब रुक जा सुन लो, जहां तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, फर्स्ट स्टेप में तो ई नॉट सेल लाओगे, सेकंड स्टेप एनोड कैथोड की हाफ हाफ रिएक्शंस लिखकर उन दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करके ऐड करोगे तो कंप्लीट सेल रिएक्शन। और बता, कंप्लीट सेल रिएक्शन जो होती है वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब बता, यहां ऑक्सीडेशन जिंक से Zn+2 ही होगा ना, चेक जरूर करना कि जो तुम एनोड पर इक्वेशन लिख रहे हो वो ऑक्सीडेशन है भी या नहीं। तो बता, Zn+2 आयन इन एक्वा सोल्यूशन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, देन वो कैथोड पर जाएंगे, लेकिन बता रिडक्शन किसका होगा, Au या Au+3 आयन का, Au+3 आयन का, लेकिन बता वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 3, क्योंकि वो Au सॉलिड में गया। अच्छा बता, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं क्या, तो बोला था उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होल नंबर रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, और होल नंबर रेशियो 2:3 ही हो सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ×3 × 2 करोगे और ऐड करो, तो बता जिंक का गोल्ड का कॉफिशिएंट भी बदलेगा ना, और एन की वैल्यू भी मिल गई तुम्हें। बता, 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और 6 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड इन द बैलेंस रिएक्शन। तो यहां पर मतलब क्या हो जाएगा, 3 जिंक सॉलिड +2 Au+3 आयन का एक्टिव मास, मतलब ये कंसंट्रेशन है या एक्चुअल में एक्टिव मास है, और उसकी वैल्यू कितनी है 0.01, मतलब 10⁻⁻²। पावर में लिखकर कैलकुलेशन इजी होगी। एन वैल्यू 6, 3 जिंक आयन एक्टिव मास 0.1 मतलब 10⁻⁻1, 2 Au सॉलिड, यही लिखोगे। तो बस अब सुनना ध्यान से, काम की चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 स्टेप्स हैं, ये 2 स्टेप्स तुम ढंग से तुमने कर ली, तुम कोई भी क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन से ईएमएफ सेल का रॉन्ग नहीं कर सकते। बस सिंपल सा, बस यहीं पर कंसेप्ट चेक करवाएगा हर बार वो, इन 2 स्टेप्स में। अब बता, 2 स्टेप हो गई, तो थर्ड स्टेप में इन दोनों के अकॉर्डिंग
ईएमएफ सेल का फॉर्मूला लिख लें। अच्छा बता, ई सेल में ई नॉट सेल आता है ना, तो ये ई नॉट सेल सबसे पहले लाए क्यों, वो क्लियर है। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 2.26 माइनस 0.0591 को यहां भी 0.06 ले लें कैलकुलेशन के लिए, अपॉन एन करते हो। एन वैल्यू कितनी है 6 लॉग क्यू। क्यू में बताओ जिंक आयन का एक्टिव मास 0.1 है लेकिन कॉफिशिएंट तो 3 है। अच्छा प्रोडक्ट दूसरा कौन है, सॉलिड, उसका एक्टिव मास 1, तो बता 0.1 मतलब 10⁻⁻⁻1 का क्यूब इंटू सॉलिड का एक्टिव मास 1 अपॉन जिंक का भी 1, लेकिन मतलब एयू का 10⁻⁻2 का उसका कॉफिशिएंट 2 है ना, तो स्क्वायर भी करोगे और ये तो सॉलिड है इसलिए इसको छोड़ो। तो बता, अब तो कैलकुलेशन सिंपल सी लिख भी ले। अच्छा पावर -3 अपॉन पावर -4, तो बता न्यूमरेटर में 10 बचेगा ना, डिनोमिनेटर में 10⁻⁻1 ऊपर जाकर 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, 6 डिवाइड करोगे 0.01, माइनस कर दो। कैलकुलेशन भी इजी सी, टफ नहीं है कुछ भी, और वैल्यू कितनी आई +2.25 वोल्ट। और बता, ये जो है क्वेश्चन मैंने अभी डायरेक्ट ईएमएफ सेल पूछा, लेकिन मतलब मैं तुमसे इस क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, सुन ले पहले। चेंज जितने कर सकता हूं इस क्वेश्चन में यही बता रहा हूं। अभी तो मैंने डायरेक्ट ईएमएफ सेल पूछा, लेकिन मैं तुमसे पूछूं अब प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ दिस सेल रिएक्शन, तब भी बता मैं डेल्टा जी या ई सेल लाऊं, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव तो ई सेल पॉजिटिव भी होता है ना। डेल्टा जी क्यों लाए हम, इसी से करो। ई सेल पॉजिटिव आ गया ना, मतलब स्पॉन्टेनियस। अच्छा नेगेटिव आ जाता तो, जीरो आ जाता तो ई सेल। तो बताइए क्लियर सबको। थर्ड क्वेश्चन, डेल्टा जी पूछूं तो बता -NF/E सेल, तो बता -NF/E सेल मतलब ई सेल मुझे फिर लाना पड़ता। लेकिन बता, अगर मैं स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज पूछूं तो बता नस्ट इक्वेशन की जरूरत है क्या, फिर तो बता डेल्टा जी नॉट तो -NF/E0 सेल होता है ना, मतलब फिर इस थर्ड पार्ट की जरूरत नहीं थी। इसलिए मैंने बोला मेन तो फर्स्ट सेकंड है, लेकिन एन लाने के लिए सेकंड करना ही पड़ेगा, इसलिए बोला कंसेप्ट तो यहां तक है, इसके बाद तो कैलकुलेशन है, और तुम बहुत अच्छी करते ही हो। तो क्लियर सबको, ये लिख लें। अब ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज अच्छा है, और इस क्वेश्चन में सेल रिएक्शन कितना ढंग से लिखते हो बस वो इंपॉर्टेंट है। सेल रिएक्शन के लिए क्वेश्चन दिया, और ये एनसीईआरटी का इस टाइप का अनसॉल्व क्वेश्चन भी है, और जो एम्स और आईआईटी दोनों में आ चुका है एनसीईआरटी का अनसॉल्व क्वेश्चन। लेकिन जैसे हमने इसकी स्टेप्स करी सेम वैसे वो करना, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा।
तो इसमें यहाँ पर ध्यान सुनना, इसमें सिंपल सा, इतना लेंदी तो है नहीं क्वेश्चन, शॉर्ट में और आधों का स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो गया। मैंने बोलता सेल रिएक्शन कितना ढंग से लिखते हो उस पर, क्यों मैंने बोला कंसेप्ट वाइज ही अच्छा है थोड़ा सा। अच्छा बता यहाँ पर एनोड किसका, सबसे पूछो पहले तो बता मेथड वाइज, सबसे पहले ई नॉट सेल लाओगे ना, तो एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड करूंगा। और बता कैथोड कौन है इसमें, बता बता कैथोड कौन है, बता तुम्हें बोला था जब भी कैथोड एनोड चेक करने हो तो हमेशा सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन से करोगे, ना कि ईसीएस से। मैंने कभी नहीं बोला, उल्टा मना किया उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें गिवन रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग पूछा ई सेल, तो गिवन को तुम चेंज नहीं कर सकते, जो दिया उसी के अकॉर्डिंग लाना ई सेल। तो बता जो सबसे पहले लिखा होता है वो कौन है, क्लोरीन गैस, तो उसी का एनोड मानोगे क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है। जो सबसे लास्ट में लिखा उसका कैथोड मानोगे, तो ये कैथोड है। हाइड्रोजन गैस का एसआरपी गिवन नहीं है क्योंकि हमें पता उसका ई नॉट 0 होता है, लेकिन एनोड क्लोरीन का एसआरपी है भी या नहीं चेक करो। मतलब 0 से -1 क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो बता इसका भी एसआरपी ही गिवन है हमें, तो यहां पर मतलब 0.50, तो बता ई नॉट सेल की वैल्यू प्लस में आई या माइनस में, कुछ ने अभी प्लस कर लिया पहले से ही, कुछ ने बोला, मैंने सबने नहीं बोला। तो सुन ले ध्यान से, हम यहां पर काम की चीज सुनना ध्यान से। अब यहां पर गड़बड़ है, एक तो ये कर ली कुछ ने कि पहले से ईसीएस में खुद ने सही कर लिया इसको। और एक चीज ध्यान रखना, जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो उसी के अकॉर्डिंग आंसर लाना होता है। अगर तुम्हें ईसीएस के अकॉर्डिंग गलत लग रहा हो तो भी गलत ही करना, क्योंकि गलत करने पर जो आंसर आएगा वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसने जो दिया है उसने एनोड क्लोरीन को माना, तो वही मानना है हमने। अब दूसरी चीज यहां पर बता, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है ना, अब बता दो ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl2 का या Cl माइनस का। आधों ने Cl2 का करवा दिया, तो तुम खुद सोचो तो सही, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन तो Cl माइनस का होगा। खुद क्वेश्चन भी बता रहा है कि Cl2 से Cl माइनस मत बना देना, वो किसका होगा। अब ये सुन लो, मैं जो बता रहा हूं ये बगल वाले से डिस्कस मत करो वरना वो और कंफ्यूज करेगा तुम्हें। रीजन बता रहा हूं अभी इसका, क्यों हमने ये जो लिखा है वैसे के वैसे ही करना है। Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा Cl2 गैस में, क्योंकि बता ये -1 से 0 में जाएगा तो ही तो ऑक्सीडेशन हो सकता है ना एनोड पर। और इलेक्ट्रॉन लूज भी होगा एक, लेकिन बैलेंस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। अब रुक जा, यहां अब कुछ को कंफ्यूजन कि हमने तो पढ़ा है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, करेक्ट है होता है, तभी तो लिखा ऑक्सीडेशन इक्वेशन। लेकिन उनको लग रहा है कि Cl2 को पहले क्यों लिखा, Cl माइनस का जब ऑक्सीडेशन होता है तो Cl माइनस को पहले लिखना चाहिए। तो ये मैंने कभी बोला ही नहीं, मैंने बार बार बोला न्यू IUPAC रूल, जिसका एनोड होता है वो एलिमेंट पहले लिखते हैं। ये कभी नहीं बोला कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिप्रेजेंटेशन में पहले लिखते हैं। अब बता एनोड तो Cl2 गैस का ही है, Cl माइनस का नहीं है, तो लिखूंगा तो मैं Cl2 का। तुम्हें सोचना है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा। या अब मैं एक जनरल चीज बोल रहा हूं, सुन ले ध्यान से, जब भी रिप्रेजेंटेशन में एनायन हो तो ध्यान से करना, क्योंकि कैटायन में कुछ गड़बड़ नहीं होनी। अभी पहले वाले में तो जो दिख रहा उन्हीं का ऑक्सीडेशन उन्हीं का रिडक्शन, यहां पर भी कैथोड पर सही करा H+ आयन का रिडक्शन, वो सही लिखा है। लेकिन बता यहां तो सोचो कि ये एनोड पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और ऑक्सीडेशन तो Cl माइनस से Cl2 बनने में होएगा, इसलिए मैं ऑक्सीडेशन तो उसी का करवाऊंगा, लेकिन Cl माइनस को पहले नहीं लिख सकता, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग तो Cl2 वही पहले लिखेंगे, तो Cl2 का ही लिखना पड़ेगा पहले, इलेक्ट्रोड तो उसी का है ना, वो तो आयन में तो रहता है वो। तो बता ये चीज क्लियर सबको, ये बस ये इंपॉर्टेंट था। बाकी तो क्वेश्चन अब सिंपल सा, मतलब कैथोड पर H+ आयन का रिडक्शन, तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे तो 2H+ आयन +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस लिख दोगे ना।
और बता यहां तो इलेक्ट्रॉन लिख ले साथ में, इलेक्ट्रॉन अपने आप ही इक्वल, तो डायरेक्ट ऐड करो। तो 2Cl माइनस इसका एक्टिव मास 0.01 और 2 तो इसका कॉफिशिएंट है, प्लस 2H प्लस आयन उसका एक्टिव मास 0.1 मतलब 10⁻⁻⁻1, n इक्वल्स टू 2। तो बता Cl2 गैस प्लस H2 गैस लिख सकते हो। ये समझ में आया सबको ये? अब बता ई सेल तुम्हें लाना है तो इसको देखकर इक्वेशन लिखो, नेक्स्ट इक्वेशन। तो ई नॉट सेल की वैल्यू -0.50 -0.06 अपॉन 2 एन वैल्यू लॉग। अच्छा बताओ क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस का एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन या प्रेशर किसी की भी टर्म में नहीं दिया, तो बता स्टैंडर्ड कंडीशंस मानते हो? वन नहीं मानते, स्टैंडर्ड कंडीशंस वो तो वैल्यू ही वन है उनमें, इसलिए बता दोनों का प्रेशर एक्टिव मास की टर्म में 1 1 ही पुट कर दोगे। लेकिन चेंज जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वहां पर इन दोनों के प्रेशर भी दिए थे, तो बता प्रेशर गिवन हो तो जो वैल्यू हो वो पुट कर देना, ना हो तो 1 1 अपॉन Cl माइनस का स्क्वायर 10⁻⁻2 का स्क्वायर अपॉन इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, -4 -2 -6 ऊपर ले जाए प्लस पावर 6 हो जाएगी। तो ई सेल की वैल्यू -0.50 -0.03 लॉग 10⁻6। और बता लॉग में जो पावर होती है वो लॉग के आगे लिख देते हो, 6 log 10, log 10 की वैल्यू 1 और माइनस माइनस ऐड ही हो जाएगा ये। तो ई सेल की वैल्यू -0.68 वोल्ट। और बता ये सेल रिएक्शन अपने आप होगी या हमें करवानी पड़ेगी? हमें करवानी पड़ेगी नॉन स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। और ध्यान रखना मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी एनोड कैथोड चेक करो कभी भी ईसीएस से मत करना, वरना कभी तुम्हारा ई सेल नेगेटिव आएगा ही नहीं। मतलब अगर तुमने इसको क्लोरीन को एनोड कैथोड बना दिया ईसीएस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बाद में आता है हाइड्रोजन के, तो बता फिर तो ई सेल हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। फिर हमने जो कंडीशन पढ़ी स्पॉन्टेनिटी प्रिडिक्शन में कि ई सेल पॉजिटिव आए तो स्पॉन्टेनियस, ई सेल नेगेटिव आए तो नॉन स्पॉन्टेनियस, फिर तुम हर बार सही कर दोगे तो कभी हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर तो हमें वो कंडीशन जो पड़ी उसका यूज भी तो करना है ना फिर। तो ये समझ में आया? अच्छा अब मुझे बता ये वाला क्वेश्चन अभी फर्स्ट टाइम में किस किस का करेक्ट था? फर्स्ट टाइम में जिन्होंने किया, वेरी गुड। अब तुम खुद देख लो, क्वेश्चन टफ नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा हूं बस क्लास में अच्छे से पढ़ो, जो चीजें बोलो उनको अप्लाई करो, प्रोसीजर यही रखना बस। हर बार अब मैं क्वेश्चन में चेंज करूंगा, लेकिन मेथड यही रखना सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे। और ये कंसेप्ट वाइज पहले वाले दोनों क्वेश्चन से भी अच्छा, और जो डाटा दिया वो बहुत है, ये मत सोचो कि कुछ डाटा लिखना मैं भूल गया, इसीलिए मैंने बोला ये कंसेप्ट वाइज दोनों से अच्छा। लेकिन प्रोसीजर वाइज जो अभी तक हमने किया वैसे के वैसे कर लो, क्वेश्चन तो हो जाएगा करेक्ट। और क्वेश्चन कैलकुलेशन वाइज इन दोनों से छोटा क्वेश्चन।
करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, जो मेथड है वही करो। बता, ई नॉट सेल लाना है ना तुम्हें, तो एस आर पी कैथोड माइनस एस आर पी एनोड ही करोगे। अब बता, एस आर पी कैथोड एनोड मतलब मैग्नीशियम सबसे पहले लिखा है इसलिए वो एनोड हुआ ना। अच्छा बता, मैग्नीशियम सबसे लास्ट में भी लिखा है इसलिए वही कैथोड भी हुआ। अब बताओ यहाँ एनोड कैथोड डिफरेंट या सेम? सेम। और बता, एनोड कैथोड सेम तो इनके एसआरपी भी सेम होंगे ना। तो बता, अगर मैं तुम्हें दे भी देता ई नॉट की वैल्यू तो कोई फर्क पड़ता क्या? बता, सेम वैल्यू में से सेम माइनस करोगे तो वो तो जीरो हो गया, इसलिए तुम्हें उसने दिया ही नहीं। ई नॉट की वैल्यू तो दोनों की सेम, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी एक्स, लेकिन एक्स माइनस एक्स करूंगा तो जीरो ही आएगा ना। अब बता, मैग्नीशियम का एसआरपी तो वही होगा, एक ही वैल्यू होगी। अब देख लो बोर्ड पर, मतलब ई नॉट सेल की वैल्यू ले आए, देन बताओ अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन लिखो। तो बता, मैग्नीशियम या तो केटायन है तो सिंपल सा, तो बता Mg से Mg+2 बनेगा एनोड पर, और लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 0.05 m, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। देन ये कैथोड पर जाएंगे, वहां मैग्नीशियम का रिडक्शन, लेकिन मैग्नीशियम आयन की एक्टिव मास या कंसंट्रेशन 0.5, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Mg सॉलिड बनेगा। ज्यादा यहां भी n की वैल्यू अपने आप ही इक्वल और इक्वल, तो बता n वैल्यू 2। अच्छा, मैग्नीशियम सॉलिड तो दोनों साइड कॉमन है ना, तो इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऐड करोगे तो वैसे भी कट जाएगा, सेम स्पीशीज दोनों साइड तो कैंसिल होगी ना, तो ये तो कैंसिल। तो बता मेन, लेकिन बता मैग्नीशियम आयन भी कॉमन है, लेकिन क्या इसको कैंसिल करोगे क्या? ओके, एनोड कैथोड पर कंसंट्रेशन अलग अलग है मैग्नीशियम आयन की, तो बता उसको तो लिखेंगे। तो सेल रिएक्शन में ओवरऑल में मैग्नीशियम आयन हैविंग एक्टिव मास 0.5, एन वैल्यू 2, प्रोडक्ट साइड मैग्नीशियम आयन एक्टिव मास 0.5 m लिखोगे। अब बता, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई सेल ले, ई नॉट सेल की वैल्यू 0 -0.06/2 लॉग प्रोडक्ट एक्टिव मास 0.05 अपॉन 0.5, और डिवाइड करोगे 0.1, 0.1 को बता 10⁻⁻⁻1, -1 आगे लेकर जाओ, प्लस log 10 की वैल्यू 1, तो बता प्लस 0.03 आएगा ना, बोलो। तो बता, सॉल्ट ब्रिज के यहां पर एनोड कैथोड सेम है, फिर भी सेल वर्क करता है ना, क्योंकि पॉजिटिव आया ईएमएफ, बोलो। अब ये समझना, यहां पर सुनना, कंसेप्ट वाइज ये मैंने अच्छा बोला, ध्यान से। क्यों बोला उसका रीजन, हमने थ्योरी में अभी तक पढ़ा है कि मोर रिएक्टिव मेटल का एनोड होता है, लेस रिएक्टिव मेटल का कैथोड होता है, लेकिन मैंने ऑलवेज नहीं लिखवाया था, वहां लिखवाया था जनरली। क्यों नहीं लिखवाया था? मतलब यहां तो रिएक्टिविटी तो है ही नहीं अलग अलग, एनोड कैथोड तो सेम है, फिर क्यों जनरेट हो गया? तो रीजन समझना इसका, क्यों जनरेट हो गया ईएमएफ जब एनोड कैथोड सेम है? तो उसका रीजन, बिकॉज मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूं एनोड के हाफ सेल का ई लाएं, ई नॉट नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ई नॉट तो फिक्स होता है, ई लाएं मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो बताओ नर्स्ट इक्वेशन यूज करके ई ला सकते हो ना, 0.05 m कंसेंट्रेशन पर ला सकते हो एनोड का ई। अच्छा बता, 0.5 m कंसेंट्रेशन पर कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल या ई ला सकते हो ना नर्स्ट इक्वेशन से। अब मुझे बता दो, एनोड और कैथोड के रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? डिफरेंट आएगी, क्योंकि बता दोनों के कंसेंट्रेशन अलग, तो ई अलग होगा ना, क्यू अलग होगा तो ई भी अलग। और बता, ई अलग मतलब बता, एनोड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा, कैथोड पर डेवलप होगा, और हमने पढ़ा ईएमएफ सेल तो एनोड कैथोड का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ईएमएफ जनरेट होएगा ना।
क्यों हुआ? क्योंकि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होंगे पहले एनोड कैथोड पर, उसकी वजह से उनका पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये समझ में आया? अब लिख ले इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन। बोलो ये कैसे लिखी? अच्छा बता, मैग्नीशियम लिख लो, लेकिन बता तुमने पढ़ा ना सेम स्पीशीज अगर दोनों साइड होती है तो कैंसिल कर देते हो मैथमेटिकली। बता इस साइड लेकर आऊं तो -mg + mg कट जाएगा ना वैसे भी, लेकिन ये मत काट देना कि mg+2 भी तो सेम है, लेकिन बता कंसंट्रेशन अलग अलग है उसकी। लिख ले क्वेश्चन। अब सुन ले, लाइक मैंने बोला ये कंसेप्ट वाइज सबसे अच्छा क्वेश्चन। मुझे बता दो इसके रिप्रेजेंटेशन को ध्यान समझना है। इसके रिप्रेजेंटेशन को देखकर बता, जो अभी तक हमने सारी थ्योरी पढ़ी, सारे गैल्वेनिक सेल्स के क्वेश्चन किए, उसमें और इस सेल के रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है? जो दिख रहा वो बताओ बस। सॉल्ट ब्रिज नहीं है। तो सुनना ध्यान से कि अगर मैं ये बोलूं इन ऑल गैल्वेनिक सेल्स सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड तो रॉन्ग है। मोस्टली यूज या जनरली यूज तो करेक्ट है। ऑलवेज यूज होता है तो रॉन्ग है। क्यों? अब बिना सॉल्ट ब्रिज के ये सेल काम क्यों करता है, यही हमने समझना है कंसेप्ट वाइज। लेकिन पहले मैंने बोला क्वेश्चन तुम्हें समझ में भी ना आए, प्रोसीजर ये कर लेना, तुम्हारा क्वेश्चन तो हो जाएगा। पहले करो वो क्वेश्चन, पहले मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है, फिर मैं कंसेप्ट समझाऊंगा। अच्छा बता, सबसे पहले जो लिखा है हाइड्रोजन गैस वो एनोड है ना, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन लिखी है वो कैथोड है, और इनको एनोड कैथोड के क्यों अलग अलग बोला? क्योंकि बता एनोड पर हाइड्रोजन गैस एट 8 atm पास कर रहे हैं, कैथोड पर 2 atm पर पास कर रहे हैं। और बता दोनों के प्रेशर अलग, तो बता दोनों का नर्स्ट इक्वेशन से ई लाऊंगा तो अलग अलग आएगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहां ये वर्क कर रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। और एनोड कैथोड सेम, तो बता दोनों के एसआरपी भी सेम, इसलिए ई नॉट सेल तो यहां भी 0। अब रुक जा, ध्यान सुनना मैं जो बोल रहा हूं। बता हाइड्रोजन का एट एनोड जो 8 atm वाली है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये जो HCl है बता स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो ये H+Cl- में 100% ब्रेक। और हमने आज ही बोला है कि जब भी pH की वैल्यू दे रखी हो तो इनडायरेक्टली तुम्हें H+ आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू दे दी। मतलब बता HCl सॉल्यूशन में कितना H+ आयन कंसंट्रेशन है वो बता दी, 10⁻⁻3। और बता जब ऑक्सीडेशन होगा तो H2 से H+ आयन बनेगा, और रिडक्शन होगा तो उसी H+ आयन से H2 भी बनेगी कैथोड पर। तो यहां पर एट एनोड जो हाइड्रोजन गैस 8 atm वाली है वो H+ आयन में कन्वर्ट होगी, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻3। ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये समझ में? कैथोड पर H+ आयन जो है उनका रिडक्शन होगा, कंसंट्रेशन 10⁻⁻3 ही सॉल्यूशन में गिव्स
H2 गैस, लेकिन यहां पर मिलेगी 2 ATM वाली हाइड्रोजन गैस। अब यहां समझना, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं इसका कंसेप्ट अब साथ में समझ लो। यहां तक जो मैंने लिखा, इसके बाद इसको समझना, डायग्राम से मैं समझा रहा हूं, बस सिंपल सा इसका रफ डायग्राम है इस सेल का, बिना सॉल्ट ब्रिज के ये काम क्यों कर रहा है वो मैं यहां समझा रहा हूं। अच्छा, इसमें तुमने ध्यान से देखा हो, बता हमने गैल्वेनिक सेल की कंडीशन पढ़ी है, ईच इलेक्ट्रोड मस्ट बी प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस। तो बता हाइड्रोजन का आयन H+ आयन है ना एनोड पर, और वही H+ आयन कैथोड का भी तो कॉमन आयन है ना। तो यहां पर ध्यान सुनना, एनोड एंड कैथोड बोथ आर प्लेस्ड इन सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एनोड कैथोड बोथ आर प्लेस्ड इन सेम HCl सॉल्यूशन। सेम HCl सॉल्यूशन में दोनों को प्लेस कर दिया, क्यों? क्योंकि बता एनोड कैथोड का आयन कॉमन आयन H+ आयन दे रहा है ना वो, और यहां पर एनोड पर जो हाइड्रोजन गैस है वो एट 8 ATM पास करते हैं, और कैथोड पर 2 ATM पर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। बीच बीच में घुसा फूसा मत करो। द हाइड्रोजन गैस एट 8 ATM पास करते हैं, कैथोड पर एट 2 ATM पास करते हैं। अच्छा बता, यहां पर अब मुझे सॉल्ट ब्रिज या सॉरी सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्यों नहीं है? अच्छा सिंपल सा बता, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? पहला सिंपल यूज, एनोड सॉल्यूशन जो अलग वेसल में होता है, कैथोड सॉल्यूशन जो अलग वेसल में होता है, उनको इंटरनली कनेक्ट करता है ना, लेकिन अलग वेसल में होता है तब। बता यहां अलग वेसल में है क्या? दोनों सेम वेसल में है, तो आयन तो अपने आप ही फ्लो हो जाएंगे ना। इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने की जरूरत कहां है? ओनली एक्सटर्नल सर्किट ही कंप्लीट करा मेटेलिक वायर के थ्रू। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यूज, वो भी सुनना, हमने बोला था सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं ना। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है एनोड कैथोड के सॉल्यूशंस को। तो यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। कैसे? बता, एनोड पर जो हाइड्रोजन गैस 8 ATM वाली है, वो जब ऑक्सीडाइज होगी तो सॉल्यूशन में H+ आयन डिसॉल्व होंगे ना, H+ आयन डिसॉल्व होंगे। और बता ये H+ आयन कैथोड पर अपने आप ही चले जाएंगे ना, तो बता वहां इनका रिडक्शन भी तो होगा ना फिर। तो बता जितना पॉजिटिव चार्ज एनोड पर ऑक्सीडेशन की वजह से बढ़ा, बता कैथोड पर रिडक्शन की वजह से अपने आप ही कम हो जाएगा ना। फिर बढ़ेगा, फिर साइमल्टेनियसली कम, फिर बढ़ेगा, फिर साइमल्टेनियसली कम। तो बताओ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो अपने आप ही मेंटेन रख रहे हैं ना ये। तो सॉल्ट ब्रिज की भी जरूरत नहीं है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की भी जरूरत नहीं है। थर्ड चीज, दोनों में देखो H+ आयन की कंसंट्रेशन सेम लिखी है। क्यों लिखी? क्योंकि बता जितनी H+ आयन कंसंट्रेशन एनोड पर बढ़ती है, कैथोड पर वापस कम भी तो हो गई। मतलब बता जो ये H+ आयन की कंसंट्रेशन है जो पहले थी 10⁻⁻³ m, बता वो बढ़ी कम हुई या कांस्टेंट रही? कांस्टेंट रही। इसलिए बता वो कैंसिल भी कर सकता हूं अभी मैं, इसमें नहीं कर सकता था कैंसिल, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन अलग थी। दूसरा, यहां सॉल्ट ब्रिज क्यों लिया? वरना यहां भी कॉमन आयन है मैग्नीशियम आयन, दोनों एनोड कैथोड का। लेकिन तुम खुद बताओ, यहां दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन चाहिए ना मुझे मैग्नीशियम के, तो अलग अलग के चाहिए तो अलग अलग वेसल में लूंगा, और अलग अलग वेसल में लूंगा तो कनेक्ट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज चाहिए ना मुझे। तो ये समझ में आया सबको ये? तो बता कंसेप्ट वाइज क्लियर है सबको? अब बता यहां मैं हाइड्रोजन को कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन बता ऐड करूंगा तो बता ये H+ आयन कंसंट्रेशन कैंसिल कर सकता हूं ना, क्योंकि अब ये सेम स्पीशीज हुई। और बता तुम क्यों लिखोगे, जिन्होंने लिखा है ये कट भी गया, तो वो क्यों कैंसिल हुआ वो रीजन भी तो बताओ मैं। क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है कंसंट्रेशन। तो ये डायग्राम जरूर बनाना, क्योंकि यही समझाएगा आगे इसका कंसेप्ट।
बाद में जब तुम रिवाइज करोगे तो बता समझ में आई है। अब तो बता सिंपल क्वेश्चन, ई नॉट सेल की वैल्यू 0 या सेल रिएक्शन लिखें पहले तो दोनों को ऐड करो तो हाइड्रोजन गैस एट 8 atm एन वैल्यू मिल गई 2 गिव्स हाइड्रोजन गैस एट 2 atm। और ये सबको क्लियर है H प्लस आयन को कैंसिल क्यों करा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, जितना बढ़ा उतना कम भी हो गई वापस रिडक्शन की वजह से। अब तो सिंपल सा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल 0 माइनस 0.06 बाई n 2 लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट 2/8 कितना हो गया log 1/4। अच्छा log 1/4 को सॉल्व log x अपॉन वाई से करोगे ना, क्या लिख सकता हूं log x माइनस log y, तो माइनस 0.03 log 1 माइनस log 4 लिखोगे। अच्छा बता log 1 की वैल्यू, अच्छा log 4 की याद है सबको, याद है ना, बताने की लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो log 4 की वैल्यू 0.60 या 0.6, लेकिन वो माइनस का बचेगा और बता माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो बता ई सेल पॉजिटिव आने का मतलब भी क्या है कि बिना सॉल्ट ब्रिज के भी गैल्वेनिक सेल काम कर सकता है, बोलो। तो बता क्वेश्चन, हर बार हमने इसमें कंप्लीट सेल में कुछ ना कुछ चेंज किया, लेकिन बता एक बार भी प्रोसीजर चेंज किया क्या, तो बता ये सिंपल सा क्वेश्चन। और कंसेप्ट वाइज ये जो लास्ट वाले दोनों किए बता, ये कैलकुलेशन वाइज बहुत इजी, लेकिन कंसेप्ट वाइज अच्छे क्योंकि इनका रीजन हमें पता अपने लिए। अच्छा था, मैं इसी क्वेश्चन का चेंज बस बोल रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन चेंज डायरेक्ट तुमसे पूछ रहा हूँ। बता अगर मैं बोलूं यहां पर वेरिएबल C1 C2 लिख दूं, तो बता इसका ई सेल C1 C2 की टर्म में ला सकते हो ना, या बता इसका मैं प्रेशर P1 P2 वेरिएबल की फॉर्म में लिख दूं तो भी ला सकते हो। और तुम्हें ध्यान हो मतलब जिन इन दोनों में कॉमन चीज क्या है, एनोड कैथोड सेम है, बट डिफरेंस इन कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन और डिफरेंस इन प्रेशर ऑफ गैसियस इलेक्ट्रोड्स, और इनको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल्स। अब वहां तुमने हो सकता है पहले नोट्स पढ़े हो तो वहां P1 P2 C1 C2 की टर्म में फॉर्मूला बताया, लेकिन मतलब जैसे अभी तक क्वेश्चन किए वैसे के वैसे बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं ना। और वेरिएबल हो तो बता इसी में वेरिएबल पुट कर लेना, क्वेश्चन तब भी कर लेंगे, तो कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, वो मेथड आना चाहिए बस हमें। अब ये जो हमने सारी चीजें पढ़ी इनको मैं शॉर्ट में बस कंक्लूड कर रहा हूं, जो मैंने यहां समझाया कंसेप्ट इन दोनों न्यूमेरिकल्स में। मैंने क्या बोला, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी रिप्रेजेंटेशन हो तो उसी से करना, क्यों, क्योंकि उसने गिवन रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग पूछा है, वही करना है हमें। सॉल्ट ब्रिज ना हो तब भी बता, तभी तो उसने प्रेशर अलग अलग दिए कि तुम्हें पता चल जाए कि जो पहले वाला वो एनोड ही मानना है, वो चाहे सॉल्ट ब्रिज हो चाहे ना हो। ठीक है, लिख ले नोट फर्स्ट, when both when both anode and cathode, both anode and cathode are placed in, both anode and cathode are placed in same electrolyte solutions, same electrolyte solution, same electrolyte solution, then salt bridge, then salt bridge is not used,
salt bridge is not used in that galvanic cell. Salt bridge is not used in that galvanic cell. Salt bridge is not used in that galvanic cell. सेकंड नोट लिख लें. Second, the galvanic cell in which both anode and cathode are same. Both anode and cathode are same, but have different concentrations of solutions, or pressure of gaseous electrodes, is called concentration cell. थर्ड लिख लें. For concentration cell, अच्छा था इनके लिए E नॉट सेल की वैल्यू क्या होती है? किसी भी कंसंट्रेशन सेल के लिए बताओ क्या होगी? कभी कभी 0 या ऑलवेज? ओके बता. इनका तो एनोड कैथोड हमेशा सेम है ना, पहले वाले क्वेश्चन में भी. तो बता ई नॉट सेल की वैल्यू 0 ही आएगी हमेशा. लिख लें ई नॉट सेल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. ई नॉट सेल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. तो बताइए क्लियर है सबको ये? तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे. बता कंप्लीट सेल के क्वेश्चन में ईएमएफ सेल लाना हो तो जितने भी तरह के मैं चेंज कर सकता हूं सब मैंने बता दिए. तो ये क्लियर है सबको ये? अब इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन लिखें जो भी कंपटीशन में सेकंड एक्सरसाइज में तुम देखोगे बहुत मिलेंगे. लिख लें बोर्ड पर से. ओनली फर्स्ट क्वेश्चन लिखना. अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसको समझना ध्यान से. ओके ये बहुतों को इसका कंसेप्ट या जो इसमें करते कैसे वो रटा हुआ है, लेकिन मैं जो बताऊं वो समझना, क्योंकि वो जो तुम्हें रटा हुआ है उसमें हम चेंज भी करेंगे, इसलिए ध्यान समझना है. यहां तुम देखो पहले मैं जो पूछ रहा हूं वो समझ लो फिर लिख लेना एक साथ. मतलब यहां पर क्या बोला है? Sn+4 से +2 में कन्वर्ट हुआ. तो बताइए रिडक्शन हो रहा है ना ओनली? अच्छा बता ओनली रिडक्शन, ओनली ऑक्सीडेशन. रेडॉक्स रिएक्शन मतलब सेल रिएक्शन होती है या हाफ सेल रिएक्शन? तो बता तुम्हें यहां पहले समझना गिवन क्या है. हाफ सेल का ई नॉट क्योंकि ओनली रिडक्शन. सेकंड भी हाफ सेल का ई नॉट गिवन है. थर्ड भी हाफ सेल का ई नॉट लाना है. तो पहले मैं मेथड बता रहा हूं, इनको आगे हम ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे. ओके हमें टाइम सेव करना है, लेकिन पहले एक्चुअल प्रोसीजर आना चाहिए हमें. यहां पर बता 2 हाफ सेल्स के ई नॉट गिवन है. कर रहे थे कि बता जिसकी भी वैल्यू लानी हो सबसे पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं ना, तो वही करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन के लिए. तो बता यहां +4 से +2 में कन्वर्जन हुआ तो Sn+2 बनेगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इसका E1 नॉट 0.5 वोल्ट गिवन है. सेकंड +2 से 0 में जा रहा है तो फिर से 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इसका E2 नॉट भी हमें गिवन है. और थर्ड Sn+4 से Sn 0 में कन्वर्ट हो रहा है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो इसका डिजायर्ड ई नॉट लाना है हमें. तो बता यहां है क्या? 2 हाफ सेल्स के ई नॉट गिवन है, थर्ड हाफ सेल का ई नॉट लाना है. तो यहां सुनना ध्यान से, जिसका ई नॉट कैलकुलेट करना हो उसको हम बोल देते हैं डिजायर्ड इक्वेशन. जिनके गिवन है उनको गिवन इक्वेशंस.
तो सबसे पहले जो ई नॉट गिवन है और जो डिजायर्ड है उसकी इक्वेशन लिखिए बैलेंस्ड। देन सेकंड स्टेप ये चेक करेंगे कि डिजायर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन 1 एंड 2 के एडिशन से ऑब्टेंड होगी, सब्ट्रैक्शन से होगी। और सुनना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन चेक करोगे तो ये बताएगा हमें ओनली डिजायर्ड इक्वेशन ही, और उसके भी ओनली एक चीज चेक करनी है, इलेक्ट्रॉन्स। बाकी कुछ चेक नहीं करना, बाकी सब सेटिस्फाई होंगे। ओनली इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई कर दो। रिएक्टेंट साइड 4 चाहिए, मतलब फर्स्ट में कितने हैं 2, रिएक्टेंट साइड ही है, सेकंड में भी 2, रिएक्टेंट साइड ही है। अब बता मुझे 4 करना है तो 2 + 2 करूं तो ही 4 हो सकता है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। बाकी को तो हमने चेक भी नहीं किया, चेक करो। Sn+4 ऐड करूंगा 1 और 2 को, रिएक्टेंट साइड मिल गया। अच्छा, Sn+2 फर्स्ट में प्रोडक्ट साइड, सेकंड में रिएक्टेंट साइड, ऑपोजिट साइड कैंसिल आउट, ऐड करूंगा, ये -Sn+2 + Sn+2 कट जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन Sn0। ओनली इलेक्ट्रॉन चेक करना है, वही बता देगा कि ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ये क्लियर है? अब सुनना मैं जो बोल रहा हूं, मतलब अब हमें क्या लगता है कि इक्वेशन थर्ड 1 और 2 के एडिशन से आती है, तो हमें लगता है कि E3 भी E1 + E2 से आ जाना चाहिए ना, लगता है। लेकिन मतलब एक्चुअल में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं क्या E0 को? करेक्ट है। क्यों? याद भी होगा बहुतों, बता दो। क्योंकि E0 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। दूसरा, ये थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग बोलूं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओनली किन को कर सकते हैं? एक्सटेंसिव। या एक और रीजन बोलो सिंपल सा, दूसरा, ये जो हम कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन से E0 लाना, ये हम कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में ही। तुम्हें ध्यान हो, तुम क्वेश्चंस करते थे, 2 इक्वेशंस की डेल्टा एच दी हो, थर्ड की डेल्टा एच लाते थे, या 3 की गिवन हो, फोर्थ की लाते थे, इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करके रिएक्शंस को, और वो सब करते थे यूजिंग हैस लॉ। लेकिन हैस लॉ यहां भी वही यूज कर रहा हूं मैं, हैस लॉ, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो उसी का है हर जगह। लेकिन हैस लॉ is applicable only for thermodynamic properties, और E0 is not a thermodynamic property, क्योंकि उस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में तुम इसको पढ़ते नहीं हो, तो ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो बताओ मैं किनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं यूजिंग हैस लॉ? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को। तो बताओ हमें ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी यूज करनी है जो थर्मोडायनेमिक्स में भी होती है और इस चैप्टर में भी पढ़ ली, तो वो क्या है? डेल्टा G0। और डेल्टा G0 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि E0 लाना है, और डेल्टा G0 को मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करके लिख सकता हूं यूजिंग हैस लॉ, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। तो मैं बता E30 नहीं लिख सकता, लेकिन डेल्टा G30 इक्वल्स टू डेल्टा G10 + डेल्टा G20 लिख सकता हूं। तो ये क्लियर सबको? 2 रीजन हो गए, या तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये इसलिए ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, या हैस लॉ क्योंकि एक्चुअल वो है। अब मतलब डेल्टा G0 की वैल्यू हमने पढ़ी है -NF × E0 सेल। अब यहां पर ये भी समझना, मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूं कि 2 हाफ सेल के E0 गिवन है, थर्ड भी हाफ सेल है, इसलिए बताओ मैंने E0 सेल भी नहीं लिखा यहाँ, ओनली -NF × E0 लिखा, क्योंकि E0 सेल तो तभी लिख सकता हूं जब रेडॉक्स होती। तो बता ओनली E0 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हाफ सेल्स हैं ये तीनों। अब बताइए तीनों डेल्टा G0 की वैल्यू n फैराडे × E0 की टर्म में यहीं पुट कर दो ना तीनों की वैल्यू, तो लिख लें अब तो बस। और थर्ड के लिए n वैल्यू 4, सेकंड के लिए 2, फर्स्ट के लिए भी 2, तो बता -NF × E0 ही रख दें डेल्टा G0 की जगह, लिख लें। तो बता -4 फैराडे E30 इक्वल्स टू -2 फैराडे E10 प्लस -2 फैराडे E20। और बता दोनों साइड क्या कॉमन है? माइनस फैराडे, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस भी तो कॉमन है ना। तो E30 विल बी इक्वल टू 2E10 प्लस
2E2 नॉट अपॉन 4 और वैल्यू लास्ट में पुट कर दो। 2 इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू माइनस 0.3 अपॉन 4, तो E3 नॉट विल बी 0.1 वोल्ट। अब बताइए, ये जो क्वेश्चन है इजी सा, लेकिन लिखने में थोड़ा लेंदी हो रहा है बस, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है। तो वापस प्रोसीजर एक बार बोलो, लिख लिख के सुन लो बस, कि जो हाफ सेल के E0 गिवन हो और जिस हाफ सेल का E0 लाना हो उनकी इक्वेशन लिखोगे बैलेंस्ड, देन डिजायर्ड इक्वेशन थर्ड एडिशन सब्ट्रैक्शन से ऑब्टेन्ड होती है, किससे होती है वो लाओगे, और उसको लाने के लिए ओनली इलेक्ट्रॉन चेक करोगे। और E0 को डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटेंसिव है, या दूसरा रीजन उसके लिए हेस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी नहीं है। तो बता डेल्टा G0 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वैल्यू पुट करी -NF इंटू E0, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो लाएंगे। लेकिन मतलब ऑब्जेक्टिव में अगर हमने ये करा इतना सारा तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हमें ऑब्जेक्टिव में टाइम भी सेव करना है, इसलिए हम इसकी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। और मैंने बोला एग्जाम में जो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पहले भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक पड़ी, तो ये क्वेश्चन भी तुम सेकंड एक्सरसाइज में देखना बहुत मिलेंगे। तो फिर हम इनको शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे आगे से, मतलब ये लास्ट स्टेप E3 नॉट डायरेक्ट ले आएंगे। बस उसमें ये चेक करना होगा कि डिजायर्ड इक्वेशन थर्ड 1 और 2 के एडिशन से ऑब्टेन्ड होगी या सब्ट्रैक्शन से। और आगे से जो मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें हम बिना इक्वेशन लिखे भी बता देंगे, वो भी नहीं लिखनी हमें आगे से अब, लेकिन बस समझना अभी पहले वहां से, जैसे शॉर्ट ट्रिक जो है वो हम यहां यूज करेंगे। और यहां शॉर्ट ट्रिक दो तरह की होगी, क्यों? क्योंकि एडिशन की जगह बताओ कभी सब्ट्रैक्शन से भी तो हो सकती है ना। और सब्ट्रैक्शन में लेकिन ध्यान रखना कि 1 - 2 करने पर थर्ड आती है या 2 - 1 करने पर थर्ड, क्योंकि वो दोनों तरह से हो सकता है सब्ट्रैक्शन। तो लिख लें फर्स्ट, शॉर्ट ट्रिक लिख लें। when desired equation when desired equation is obtained by the desired equation is obtained by the addition of given equations then बोर्ड बस एक लें, E3 नॉट डायरेक्ट लें, बस एडिशन सब्ट्रैक्शन पता चल जाए तो डायरेक्ट कर लेंगे। E3 नॉट इक्वल्स टू N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट अपॉन N3, बोर्ड पर देख लें। और N1 N2 N3 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच रिएक्शन। तो बता अभी 2 2 4 थे, तो 2E1 नॉट प्लस 2E2 नॉट अपॉन 4, लास्ट स्टेप वही है, तो डायरेक्ट ले आएंगे। यही तो लगता है सबसे टाइम लिखने में, तो बता वो डायरेक्ट ले आओगे। सेकंड नोट लिख लें, सेकंड शॉर्ट ट्रिक, when desired equation is obtained by the subtraction of the given equations then बोर्ड पर लिख लें, देख लें E3 नॉट, लेकिन उसमें दो तरह का है, क्योंकि बता सब्ट्रैक्ट कर किस में से किसको रहे हो। 1 - 2 करने पर 3 आती है, 2 - 1 करने पर 3, तो बता 1 - 2 करने पर 3 आ रही है, तो E3 नॉट क्या हो जाएगा, N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट अपॉन N3, मतलब जहां प्लस है वहां माइनस करना है। लेकिन अगर 2 - 1 करने पर आती है
तो सिंपल सी एक चीज बोला, शॉर्ट ट्रिक कोई बहुत ज्यादा नहीं है याद रखना, एक ही याद रखो बस। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना कि कौन सी इक्वेशन में से किसको सब्ट्रैक्ट करने पर डिजायर्ड इक्वेशन आती है। मतलब अगर 1 - 2 करने पर थर्ड आती है तो N1 E1 नॉट पहले लिख लेना, लेकिन अगर 2 - 1 करने पर थर्ड आती है तो N2 E2 नॉट पहले लिख लेना। लेकिन है तो वही एक ही शॉर्ट ट्रिक, बस माइनस की जगह प्लस या प्लस की जगह माइनस। बस ये ध्यान रखना कि 1 - 2 करने पर 3 आएगी या 2 - 1 करने पर 3 आएगी, उसके अकॉर्डिंग बस शॉर्ट ट्रिक में पहले किसको लिखना है वो ध्यान रखना बस। तो ये क्लियर है। अब ये जो हमने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी, इनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें। अच्छा इसमें सुन ले, अब मैंने बोला ये इक्वेशन जो हमने लिखी थी वो भी अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो हम कैसे करेंगे, यहां पर अभी हमने बोला जब भी तुम्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेक करना हो तो बता जो एटम कॉमन होता है उनमें उसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हो ना। अच्छा मुझे एक चीज बता दे, ये जो -2 चार्ज है FeO4 पर, वो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है या Fe का है या दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर्स का सम है? तो बता Fe का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें लाना पड़ेगा ना एक्स एज्यूम करके। तो बता एक्स प्लस, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो -2 ही होता है। तो बता एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +6। तो बता FeO4 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। इधर तो खुद ने बता दिया +2। अच्छा बता +6 से +2 ओनली रिडक्शन हो रहा है ना, मतलब हाफ सेल का E0 है ना फिर से, और 4 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, वहीं लिख लो, अलग से भी क्यों लिखे। मतलब +6 से +2 बता 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड ही ऐड होंगे ना, तो बता वहीं लिखो। और ये सब E0 तो वैसे भी क्वेश्चन में लिखे होंगे, तुम्हें तो खाली ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना। तो बता यहाँ +3 से +2 में गया, बता फिर से ओनली रिडक्शन, मतलब हाफ सेल, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। थर्ड +6 से +3 में जा रहा है, मतलब फिर से ओनली रिडक्शन, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब बता डिजायर्ड इक्वेशन थर्ड है ना, 1 और 2 के इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करो। बता थर्ड में कितने चाहिए, 3, फर्स्ट में कितने हैं, 4, सेकंड में 1। तो बताओ 4 - 1 करूं तो ही 3 बचेंगे ना, और 4 किस में है, सेकंड में या फर्स्ट में, इसलिए बता 1 - 2 करूं तो ही 3 आएगी ना। तो डायरेक्ट करो इक्वेशन 3, 1 - 2 करने पर आएगी। तो बता अब तो शॉर्ट ट्रिक यूज करो, N1 E1 नॉट, N1 की वैल्यू 4 इंटू E1 नॉट 1.84, N2 वैल्यू 1 इंटू E2 नॉट 0.77 अपॉन N3 3। तो बता आंसर विल बी 2.1 अप्रोक्स आंसर, या 2196, बता वोल्ट एग्जैक्ट। तो बता ये क्लियर सबको ये। अब बता, अब तो 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया, एक में तुमने खाली ये चेक करा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, दूसरा शॉर्ट ट्रिक। तो क्वेश्चन सिंपल। और बताइए इक्वेशन, लेकिन बता फिर से इन दोनों जो अभी हमने क्वेश्चंस किए इनमें कॉमन क्या है, 2 हाफ सेल्स के E0 गिवन है और थर्ड भी हाफ सेल है ना। और हाफ सेल बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ओनली रिडक्शन हो रहा है तीनों में। तो बता अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा, E0 से थर्ड E0 लाना हो तो बता कर लोगे, बोलो, लिखो।
और ये जो क्वेश्चन है ये कंसेप्ट वाइज इन दोनों से अच्छा और छोटा क्वेश्चन एक लाइन का, जो चीजें मैं इन दोनों क्वेश्चंस में बार बार तुमसे बोल रहा था तुम लोग हाँ कर रहे थे, वो ध्यान है तो ये एक लाइन का, वरना हम सोचते रहेंगे कैसे सॉल्व करें, इसीलिए मैंने बोला। तो लिख लो ये। तो यहां पर इसमें क्वेश्चन में यहां पे अब ये जो क्वेश्चन है यहां बता तुम्हें फिर से 2 हाफ सेल्स के ही ई नॉट गिवन है। चेक करोगे तो बता यहां +3 से +2 में जा रहा है, ओनली रिडक्शन हो रहा है ना। सेकंड में बता +2 से 0 जा रहा है, Fe +2 से 0, बता ओनली रिडक्शन है ना फिर से। और बता ओनली रिडक्शन मतलब बता 2 हाफ सेल्स के ई नॉट गिवन है ना। इन दोनों में कॉमन चीज, दोनों में हाफ सेल्स के ई नॉट गिवन है। थर्ड चेक करो अब, हाफ सेल है भी या कंप्लीट सेल है। थर्ड Fe 0 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, +3 से +2 में भी जा रहा है क्योंकि दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है। तो बता यहां +3 से +2 में जब गया तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, और रिडक्शन। तो बता यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ लो ध्यान से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन हुई ना। और बता रेडॉक्स रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन होती है या कंप्लीट सेल। मैं बार बार तुमसे दोनों क्वेश्चंस में पूछ रहा था, काम नहीं आ रहा था तब भी, कि 2 हाफ सेल्स के ई नॉट गिवन है, थर्ड हाफ सेल का ई नॉट पूछा था तो हमें डेल्टा जी नॉट को यूज करना था। ये तो रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन हाफ सेल की या कंप्लीट सेल की। तो तुमसे इसने तो ई नॉट जो पूछा है वो कंप्लीट सेल का पूछा है। अब इसने लिखा नहीं लेकिन क्वेश्चन मैं ई नॉट सेल लाओ, अगर लिखता तो सब कर लेते डायरेक्ट। कंसेप्ट तो अब तुम्हारा समझ में आने कि तुमने रट लिया वो या यूज करना आता है। ई नॉट सेल, इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से पढ़। ई नॉट सेल लाना है। अब बता ई नॉट सेल लाने के लिए SRP कैथोड -SRP एनोड ही करते हो ना अभी तक पूरे चैप्टर में, तो यही करना। अब लेकिन बता ई नॉट सेल लाना है तो पहले मुझे कैथोड एनोड चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि SRP तो उसने खुद ने दे रखे हैं, क्योंकि बता दोनों ई नॉट रिडक्शन के है ना, तो SRP तो है दोनों। लेकिन बता कैथोड एनोड, और फिर बोल रहा हूं, बोला बार बार कि कैथोड एनोड ओनली 2 तरह से चेक करते हो न्यूमेरिकल में, या तो सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल रिएक्शन। और बता सेल रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन वो कौन होगा, एनोड, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड। अब ध्यान से देखो कैथोड एनोड कौन से हैं ये भी ध्यान से चेक करना, क्योंकि सब Fe कॉमन है सब में। Fe +3 से जब +2 में जा रहा है तो वो कैथोड है ना, मतलब बता +3 से +2 वाला जो ई नॉट है मतलब SRP है, वो किसका हुआ, कैथोड का SRP हुआ। मतलब हमने डायरेक्ट नहीं देखा कि उसका ज्यादा है इसलिए कैथोड बोला, यहां से चेक किया सेल रिएक्शन से। और Fe से जब Fe+2 गया तो ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, मतलब ये Fe+2 से Fe वाला जो SRP है ये एनोड का हो गया ना। लेकिन ये सेल रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखा वो कैथोड एनोड कौन है। और यहां बता अब SRP कैथोड 0.77 वोल्ट -0.44 वोल्ट, तो आंसर विल बी 1.21 वोल्ट। अब यहां पर समझना भी मैं लिखवा दूंगा, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है अब कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब डेल्टा जी नॉट का कंसेप्ट यूज करना है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन कब डायरेक्ट कर लेना है, क्योंकि उसमें भी कॉमन है फी सब में, वो लिखवाया इसीलिए साथ में जानबूझ के कि हमें डिफरेंस तो समझ में है। लिखवा दूंगा अभी मैं कैसे आइडेंटिफाई करना है, लेकिन पहले वापस बोलो इसमें एक चीज, ये जो हमने बोला पता SRP कैथोड -SRP एनोड से एक लाइन में ला सकता हूं ना, लेकिन पता चलना चाहिए कि रिडॉक्स है। इसलिए मैं तुमसे बार बार बोल रहा था कि 2 हाफ सेल के ई नॉट गिवन है, थर्ड भी हाफ सेल है, इसलिए डेल्टा जी नॉट में भी लिखा था -NF × ई नॉट, ई नॉट सेल नहीं लिखा था वो। और दूसरी चीज सुनना, ये कई बुक्स में नोट्स में ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है एडिशन सब्ट्रैक्शन डेल्टा जी नॉट से किया होगा, कर सकते हैं इसको भी,
लेकिन एक पेज का क्वेश्चन, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक फेल, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक खाली हाफ सेल्स में काम आती, कंप्लीट सेल के लिए तो मुझे एक पेज का क्वेश्चन करना पड़ेगा और लास्ट में यही आएगा, और आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि बता, अभी तक तुमने पूरे चैप्टर में जब ई नॉट सेल इससे लाए, तो अभी थोड़ा ना कि डेल्टा जी नॉट पढ़ लेता उससे लाओगे, आएगा तो वही, क्योंकि ई नॉट सेल की वैल्यू कभी चेंज होती नहीं है, कांस्टेंट रहता है। अब बस लिख लें कि कब डेल्टा जी नॉट का कंसेप्ट यूज करना है, कब डायरेक्ट करना है, हमें ध्यान रहेगा बस। अब डेल्टा जी नॉट वाला कंसेप्ट कब यूज करना है, तो उसके लिए लिख लें फर्स्ट नोट, द कंसेप्ट ऑफ डेल्टा जी नॉट, मतलब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली शॉर्ट ट्रिक्स, वो कंसेप्ट ऑफ डेल्टा जी नॉट ही है। द कंसेप्ट ऑफ डेल्टा जी नॉट is used is used only when is used only when E naught of two half cell reactions, E naught of two half cell reactions are given in the question. E naught of two half cell reactions are given in the question, and half cell reactions जहां लिखा है ना उसमें एक चीज ऐड कर लो ब्रैकेट में, आइडेंटिफिकेशन भी साथ में लिखवा रहा हूं, हाफ सेल रिएक्शन कैसे बोलते हैं। तो वापस बोल रहा हूं, द कंसेप्ट ऑफ डेल्टा जी नॉट इज यूज्ड ओनली व्हेन ई नॉट ऑफ टू हाफ सेल रिएक्शंस इन ब्रैकेट, हाफ सेल रिएक्शंस इन ब्रैकेट ओनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ओनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आफ्टर ब्रैकेट फिर बोल रहा हूं, आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड E naught of third half cell reaction is asked, and E naught of third half cell reaction is asked. E naught of third half cell reaction is asked. तो पता चल गया, ध्यान रहेगा कि हमें पता है बट फिर भी लिखा हुआ रहेगा तो रिवाइज करना इजी होगा बाद में, कि डेल्टा जी नॉट का कंसेप्ट कब यूज करना है। सेकंड नोट लिख लें, when E naught of when E naught of two half cell reactions, E naught of two half cell reactions are given in the question. तो जो अभी हमने लास्ट में क्वेश्चन किया वहां भी हाफ सेल के ही गिवन थे ना, E naught of two half cell reactions are given in the question, but E naught of E naught of E naught of cell reaction, E naught of cell reaction in bracket redox reaction, in bracket redox reaction is asked, is asked, is asked, then we use लिख लें E naught cell equals to SRP cathode minus SRP anode, then we use E naught cell equals to SRP cathode minus SRP anode। तो बताइए क्लियर सबको कि E naught सेल से डायरेक्ट कब लाओगे, जब दो हाफ सेल्स के गिवन हो बट रेडॉक्स रिएक्शन का पूछे। अब एक क्वेश्चन लिख लें बस, ये सिंपल सा बट फिर भी बहुत मिलता है, बोर्ड पर से वो रिएक्शन ही लिख लें, ये रिएक्शन लिख लें एज इट इज। लिख लें इसके बाद EMF of cell, EMF of cell is increased by, EMF of cell is
इंक्रीज्ड बाय, ऑप्शंस लिख लें बोर्ड पर से, करेक्ट है। अब सुन ले, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस जब भी हो जहां पर थियोरिटिकल हमें लगता है क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन है नस्ट इक्वेशन का, तो मेथड से मैं करूं तो बता, ई सेल तुम्हें बताना कि कौन से आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ेगा या कम होगा, तो बता नस्ट इक्वेशन लिखो। लेकिन बता अभी तो उसने खुद ने सेल रिएक्शन लिख दी, ना लिखी होती ऐसे क्वेश्चन में तो पहले हम लिखते सेल रिएक्शन, देन बता यहां पर ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट एक्टिव मास आयंस का लिखोगे। अच्छा बता सिल्वर सोल्ट का एक्टिव मास तो कितना होगा 1/10 का 1, लेकिन बता सिल्वर आयन का स्क्वायर भी होगा ना। अच्छा अब बता यहां पर ये तुम्हें तो हो सकता है ध्यान हो सबको, नहीं ध्यान तो सुन ले कि लॉग में जो वैल्यू होती है उसको अगर हम इनवर्स कर दें तो वो माइनस है तो प्लस का हो जाता है, प्लस है तो माइनस का हो जाता है। जैसे होता है लॉग माइनस लॉग एक्स अपॉन वाई को मैं वाई अपॉन एक्स लिखूंगा तो प्लस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता लॉग एक्स अपॉन वाई जो है इसको मैं लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकता हूं ना, माइनस अंदर लेकर जाऊं तो ये लॉग वाई माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, और लॉग वाई माइनस लॉग एक्स को बता लॉग वाई अपॉन एक्स लिख सकता हूं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूजन हो कि किसकी बढ़ाने पर ई सेल बढ़ेगा कम करने पर, तो जो माइनस लॉग है उसको प्लस कर दो। अच्छा बता कंसंट्रेशन बदलने पर क्या ई नॉट सेल बदलेगा क्या, और लॉग वैल्यू जो अंदर है उसको उल्टा करना, बाहर वाली तो वैसे ही रहेगी। तो लॉग सिल्वर आयन का एक्टिव मास का स्क्वायर अपॉन 10 आयन का एक्टिव मास पावर 1। अब बता तुम्हें डायरेक्ट दिख रहा है कि बता सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो बता ई सेल बढ़ेगा ना, क्योंकि बता ये प्लस लॉग में बढ़ेगी ना वैल्यू तो ऐड ही होगी ई नॉट सेल में। लेकिन बता 10 आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाएं या कम करें, कम करें तो बढ़ेगा ना, तो बता सेकंड में बढ़ाना लिखा है इसलिए रॉन्ग। ये समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी हो तो ये एक्चुअल में नस्ट इक्वेशन के होते हैं, तो बता करना उन्हीं से था ये, तो ये क्लियर है। अच्छा बता सिल्वर रॉड का मास का तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना ई सेल पर, क्योंकि वो तो एक्टिव मास 1। अब एक चीज में बोल रहा हूँ सुन ले, जितना हमने ये पढ़ लिया क्वेश्चंस जो हमने किए, ये सारे क्वेश्चंस में बोल रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए इनको दोबारा करना, क्योंकि क्लास में आधी चीजें मैंने समझाई है कि ये कंसेप्ट है तो तुमने हाँ कर लिया, कर भी लिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो तुम्हें दिए थे पहले लास्ट क्लास में दिए थे ना 1 से 42 तक, और मैं बोल रहा हूँ उनके जो डाउट है वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन करना साथ में, तभी ये सिंपल होगा और है भी इजी से। बस क्वेश्चन जो हमने किए वैसे करना, तो 43 से 61, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके डाउट डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है? बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम।